अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2009 डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एमसीक्यूज है, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी जनरली रिगार्डेड यूटिलिटी एज। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक ये है कि हम यूटिलिटी को ऑर्डरली मेजर करते हैं, यानी रैंक करते हैं, जबकि जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उनके मुताबिक ये कि यूटिलिटी को हम मेजर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यूटिलिटी को हम रैंक करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व और यील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वगैरह। 2 एमसीक्यूज है, अ बेसिक अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन चॉइस। अब कंजम्पशन चॉइस पे बेसिक जो थ्योरी वो ये है कि उस जगह पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है जहां पर उसकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। तो ए ऑप्शन देख लें, अ कंज्यूमर ट्राइज टू गेट ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। तो हाई एंड इंडिफरेंस कर्व लेकिन साथ बजट लाइन होना भी जरूरी है, तो ये भी रॉन्ग है। द कंज्यूमर ट्राइज टू गेट द मोस्ट ऑफ गुड वाई, द बजट लाइन इज कनकेव। तो ये सारे रॉन्ग है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन यहां पे कोई भी नहीं है। थ्री एमसीक्यूज है, द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मस्ट ऑलवेज बी। अगर हम स्लट्सकी और हिक्सियन में 3 हमने गुड्स के बारे में स्टडी किया है, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड और गिफन गुड, तो तीनों में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। तीनों में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है। 4 मूव करते हैं, द इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन 3 गुड्स के लिए, इंफीरियर, नॉर्मल और गिफन के लिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। नॉर्मल गुड्स एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन विद। तो नॉर्मल गुड्स होती हैं, कंजम्पशन में इजाफा होता है, कब होता है? जब रियल इनकम इंक्रीज हो जाए। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है, इंक्रीज इन द रियल इनकम। 6 है, द डिमांड फॉर गुड इज प्राइस इन इलास्टिक। तो प्राइस इन इलास्टिक तब होती है जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो गुड्स इन इलास्टिक होंगी, और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो तो ये लग्जरी गुड्स होंगी। इन इलास्टिक गुड्स नेसेसरी गुड्स को भी कहते हैं, और ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक गुड्स, इनको लग्जरी गुड्स भी कहते हैं। इज इक्वल टू 1 जो अगर 1 हो तो ये नॉर्मल गुड्स हैं। तो द डिमांड फॉर अ गुड इज प्राइस इन इलास्टिक अगर उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो। द प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, बी ऑप्शन यहां पे राइट है। A demand curve with unitary elastic at all point is। तमाम पॉइंट्स पे अगर यूनिटरी इलास्टिक हो तो इसका जो है वो शक्ल कैसी होगी? सपोज यहां पे क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो ये कब ऐसी होगी? यानी हाइपरबोला की है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। हाइपरबोला भी बोलते हैं लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। The marginal product equals the average product when the latter is। अब इसकी हम जो है वो देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर क्वांटिटी है, यहां पर आपकी प्रोडक्शन है, ठीक, मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करें, ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट है। अब
मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट किस जगह पर इक्वल है? जब दोनों मिनिमम वैल्यू पे हैं, मिनिमम वैल्यू है तो इक्वल्स इट्स मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यूज यहां पे तो इक्वल नहीं हो रहे, मिनिमम वैल्यूज पे हो रहे हैं, तो यह डी ऑप्शन यहां पे राइट है। अ फर्म्स एस्पिरेशन लेवल इज, एक फर्म्स की एस्पिरेशन क्या होती है? टू गेट अ प्रॉफिट, तो ये कह रहा है इट्स प्रॉफिट लास्ट ईयर, पिछले साल का नहीं, करंट ईयर का प्रॉफिट इसकी एस्पिरेशन होती है। द बाउंड्री बिटवीन, तो इसमें करंट प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नॉन ऑफ दीज। द फर्म्स कॉस्ट फंक्शन आर डिटरमाइंड बाई, तो फर्म्स की कास्ट कैसे निकल सकती है? ये देखें, हमारे पास आउटपुट जो है इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये सपोज हमारे पास दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम लेबर और कैपिटल की कॉस्ट निकाल लें तो उस, यानी आपकी ये प्रोडक्शन कर्व है, तो प्रोडक्शन से कॉस्ट हमने, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी कॉस्ट होगी वो फर्म की कॉस्ट होगी, तो ये डिराइव होती है प्रोडक्शन फंक्शन से। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑफन इज अ नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई और फर्म वो काम नहीं कर सकती, यानी एक इलाके में एक ही फर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री, अब इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री ये सिर्फ एक इंडस्ट्री होगी, अब इसमें हर इंडस्ट्री ये बिजली नहीं बना सकती क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वायर्स वगैरह होती हैं, तो अगर कंपटीशन में सारी बनाती हैं तो हर कंपनी की अपनी अपनी वायर्स, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी तरह केबल ऑपरेटर, ये भी नेचुरली इनकी मोनोपोली होती है, तो इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री की भी नेचुरल मोनोपोली होती है। 12th क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइजिंग दैट द अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशंस को मद्देनजर रखते हुए नेवर होल्ड एट ऑल प्रिसाइजली द परफेक्ट कम्पिटिटिव मॉडल इज, तो इनमें ढूंढना है कि परफेक्ट कम्पिटिटिव मॉडल कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए। पहला जी, इंटरेस्टिंग मेनली फॉर एकेडमिक स्टडीज, यानी एकेडमिक स्टडीज के लिए से जो है ना वो मुतमईन होना, ठीक है। आउट मॉडर्ड एंड सेल्डम यूज्ड इवन बाई एकेडमिक इकोनॉमिस्ट, of considerable use of industrial economist as well as academic economist, तो all of these की ऑप्शन यहाँ पे है, कोई भी ये जो परफेक्ट कंपटीशन के assumptions हम होल्ड नहीं इन पे कर रही। अंडर परफेक्ट कंपटीशन रिवाइलरी, रिवाइलरी होता है दुश्मनी। अब दुश्मनी कब होती है? फर्म्स की दुश्मनी उसी वक्त ही हो सकती है जब उनकी प्राइस वॉर हो, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस वॉर नहीं होती, प्राइस इनकी कांस्टेंट रहती है, तो इम्पर्सनल, गैर मामूली नहीं होती, नहीं दुश्मनी। वेरी पर्सनल एंड डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बीइंग नॉन एग्जिस्टेंस सिंस द फर्म कोऑपरेटिव, ये इनमें रिवैलरी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि इनकी प्राइसेस तो फिक्स होती हैं, तो प्राइसेस फिक्स होने की वजह से इनकी आपस में किसी किस्म की प्राइस वॉर नहीं होती। दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि जो इंसानों की होती है, फर्म्स की दुश्मनी यही होती है, प्राइस वॉर होती है। प्राइस वॉर को रिवाइलरी वो इकोनॉमिस्ट कह देते हैं। इफ एवरेज टोटल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट एट इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स। अब परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कंडीशन उन्होंने बताई, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। कहता है कि अगर
एवरेज कॉस्ट लेस हो मार्जिनल कॉस्ट से, यानी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज्यादा हो, एवरेज कॉस्ट कम होगा। तो ये किस तरफ वाक़या है? तो ये आप देखेंगे राइट हैंड की तरफ है। तो ये इसमें ऑप्शन चूज कर लें, विल मेक पॉजिटिव प्रॉफिट विल ऑपरेट एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द, ये देखो ये मिनिमम पॉइंट है, तो मिनिमम पॉइंट से ये राइट की तरफ है। तो यह बी ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा सूट कर रही है। मोनोपलीज अराइजेज एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, तो मोनोपलीज अगर हम पेटेंट्स कॉपीराइट्स वगैरह दे दें या बेसिक जो इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई को कंट्रोल एक फर्म को दे दें या फ्रेंचाइजीज दे दें, तो ये सारी जो जितनी भी हैं ऊपर, इसकी वजह से मोनोपलीज अरेज हो जाती हैं। अब मोनोपलीज फर्म विल एक्सपेंड इट्स आउटपुट व्हेन, तो मोनोपलीज फर्म्स अपना आउटपुट कब बढ़ाएंगी? जब उनके मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो। तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अब मोनोपलिस्ट विल नेवर प्रोड्यूस एट अ पॉइंट वेयर, देखो अब ये सपोज मोनोपली है, ये आपकी डिमांड कब है या एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू आपकी जीरो हो तो डिमांड का वहां पे 1 होती है, और ये आपकी ग्रेटर देन 1 है, और इससे नीचे आपकी लेस देन 1 है। अब ये सपोज मार्जिनल कॉस्ट है, तो जो मोनोपलिस्ट होते हैं वो जहां पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो वहां पे प्रोडक्शन करते हैं, यानी यहां पे भी कर सकते हैं, 1 पे भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो इस पॉइंट में नहीं जाएंगे, यानी जहां पर उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो जो मोनोपलिस्ट फर्म्स हैं वहां पे वो मूव नहीं करेंगी। तो आप इसमें से देख लें कौन सी ऑप्शन है। डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक, यानी जहां पे डिमांड इन इलास्टिक होगी वहां पे मोनोपलिस्ट मूव नहीं करेगा। जहां पे प्राइस इलास्टिक हो वहां पे मूव करेगा। मार्जिनल कॉस्ट इज पॉजिटिव, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक हो, a fall in price is more than offset by an increase in quantity demanded so that total revenue arises। जब डिमांड इलास्टिक हो, आप प्राइसेस में थोड़ी सी कमी कर दें तो आपकी आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो ये ए ऑप्शन राइट है। If a price elasticity of demand for a product is 0.5, this means that, अब आपने एक्सप्लेन करना है। देखो पहले ये लिख लें, इलास्टिसिटी क्या होती? चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब इसका मतलब 1 यूनिट इंक्रीज इन द प्राइसेस, हाउ मच चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स, यानी 1 यूनिट प्राइसेस बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर ये 0.5 है जिस तरह ये इस एमसीक्यूज में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा 1% इंक्रीज इन द प्राइसेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज द 0.5 यूनिट्स। तो इसमें देख लें ऑप्शन कौन सी है। 1% इंक्रीज इन प्राइस इज एसोसिएटेड विद 0.5% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये सी ऑप्शन जो है ना वो राइट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू बी ग्रेटर। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ ग्रेटर कब होगी? जब उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। तो इसमें देख ले, द मोर ऑफ द नेसेसिटी इट इज, द मोर सब्स्टिट्यूट्स देयर फॉर इट over shorter time period, the lower the price, the more substitute there for it। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। आगे है जी, सिट्रस पेरेबस इज ए लैटिन टर्म मीनिंग्स। अब इकोनॉमिक्स में ये वर्ड बहुत दफा यूज होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो सी ऑप्शन यहां देखें, अदर थिंग्स बीइंग
इक्वल, यानी अजम्पशंस हम बनाते हैं। द स्लोप ऑफ कर्व इज, अब स्लोप निकालने का ये फार्मूला होता है, सपोज ये है, ये लाइन है, इसकी स्लोप निकालनी है, तो क्या होगा, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज क्या है जी, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो रेशो है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो इसमें देख लें ऑप्शन कौन सी है, कांस्टेंट इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव इन द केस ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव इन द, इक्वल टू चेंज इन द वर्टिकल मूवमेंट। देखें वर्टिकल मूवमेंट यानी वाई एक्सिस पे, डिवाइडेड बाय द चेंज इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, राइज ओवर रन आप याद कर लें, स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला है कि वाई में जो चेंज हो रहा है और जो एक्स में चेंज हो रहा है उनकी जो रेशियो है वो स्लोप निकालने के लिए यूज होती। इफ द क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज, एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, वेन एवर द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज, यानी प्राइस ऑफ एक्स के डिक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है और लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है। तो वन कैन कंक्लूड दैट, तो इनमें से क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इनवर्स। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। द साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई विल ऑलवेज रिजल्ट इन, अब ये हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहां पे सपोज हमारी क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पी है और ये इनकी क्वांटिटी Q1 कह लें। कहता है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का डिक्रीज होना का मतलब ये है कि हम इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे ये, एंड सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज होना ये हम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सपोज ये हमने सप्लाई डिक्रीज कर ली है। तो अब जो नई लाइन है उसका इक्विलिब्रियम ये होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने क्वांटिटी हमारी डिक्लाइन हो गई है, Q1 से Q0 होगी और प्राइसेस भी हमारी डिक्लाइन हो गई हैं, P से P1 हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो इसमें देख लें अ डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो ये इक्विलिब्रियम यहां पे भी ये ज्यादा अगर हो तो यहां पे भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि प्राइस आपकी कम है, अगर सपोज ये इतना बढ़ जाए तो ये फिर इक्विलिब्रियम से ऊपर मूव कर जाएगी, तो लिहाजा ये इतना सूट नहीं कर रहा। एंड इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस ये नहीं है, डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमेशा आपकी डिक्रीज ही करेगी, तो ये सी ऑप्शन यहां पे राइट है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स रेफर्स टू द, अब मार्जिनल यूटिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी यानी एक अजाफी यूनिट यूज करने से आपको जो यूटिलिटी हासिल होती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एक्स्ट्रा यूटिलिटी एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग अनदर यूनिट ऑफ द गुड, यानी एक गुड का अजाफी अगर हम यूनिट यूज करें तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। व्हेन अ फर्म इज एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अब सपोज देखें ये लॉन्ग रन केस में देखें, ये क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है, तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, तो यहां तक आपकी एवरेज कॉस्ट गिर रही है, तो ये आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। आफ्टर दिस यहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही, पॉजिटिवली स्लोप है, ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो यहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने देखना है जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, तो बी ऑप्शन देख लें कि यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। एक्चुअल जीडीपी में एक्सीड्स पोटेंशियल जीडीपी, इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल हमारे कंट्री की जीडीपी है वो ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल हमारा 5% है लेकिन जीडीपी और 10% रही है। तो इसका मतलब शॉर्ट पीरियड में क्या मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि आप कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? या तो आप एडिशनल जो शिफ्ट्स है वो लगा रहे हैं। तो प्लांट रन एक्स्ट्रा शिफ्ट दैट ऑर्डिनरी आर नॉट शेड्यूल, शेड्यूल नहीं होता लेकिन फिर भी आप जो है ना वो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगा के कर रहे होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि आप वक्ती तौर पे जॉब छोड़ देते हैं लेकिन सर्च करते हैं कि आपको नई जॉब मिल जाएगी, यानी सर्चिंग ऑफ द जॉब। तो इसमें देख लें सी ऑप्शन, अ टीनेजर हु हैज क्विट वर्क एट मैकडोनल्ड। टीनेजर ने मैकडोनल्ड पे काम खत्म कर दिया है, बेरोजगार हो गए। वेटिंग टू टेक अ जॉब नेक्स्ट वीक एट द कार वॉश, कि अगले हफ्ते उसको कार वॉश की जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह ये जो शिफ्टिंग है इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये हर इकोनॉमी में होती है। तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है। इफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू 5%, यानी इन्फ्लेशन जो है वो 5% हो कमिंग ईयर, एंड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज 8%, नॉमिनल 8% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अब रियल इंटरेस्ट रेट का फार्मूला क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा 8 है, इन्फ्लेशन 5 है, तो 8 माइनस 5 3, तो ये 3% होगा। तो बी ऑप्शन यहां पे राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जीडीपी एज करंटली मेजर्ड? जीडीपी में कौन सी चीजें शामिल हैं? तो जीडीपी में फाइनल गुड्स शामिल होती हैं, यूज गुड या यूज कार, रीसेल कार या फिर फूड स्टम्प्स वगैरह शामिल नहीं होती, बल्कि एडिशन टू इन्वेंट्रीज। सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि इन्वेंट्रीज में अगर इजाफा हो जाए तो उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे। डिस्पोजेबल इनकम, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वाईडी। इनकम में से अगर हम टैक्स निकाल दें, पर्सनल इनकम में से अगर हम टैक्स निकाल दें तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो ये सी ऑप्शन यहां पे राइट है। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। अब आपको पता है कि जीएनपी अगर निकालनी हो तो जीडीपी में अगर नेट फैक्टर, नेट पेमेंट्स ऑफ द फॉरेनर्स अगर इंक्लूड कर दें तो हम जो है ना वो जीएनपी निकाल सकते हैं, नेट फैक्टर पेमेंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। तो जीएनपी और जीडीपी में जो फर्क क्या है वो यही है, नेट फैक्टर पेमेंट ऑफ द फॉरेनर्स। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। अ कंट्री दैट मेक्स लार्जर नेट इनकम पेमेंट्स टू इन्वेस्टर इन एन अदर कंट्री इज लाइकली टू। एक कंट्री जो है वो अपनी इनकम का जो बहुत ज्यादा हिस्सा है वो इन्वेस्टर को पे करती, जबकि दूसरा, तो उस जो कंट्री की इकोनॉमी है वो दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो करेगी। तो डी ऑप्शन देखें, ग्रो फास्टर इकोनॉमी देन दी अदर कंट्री, यानी जो अपनी इनकम पेमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा कर रहा है तो उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ग्रो करेगी। 34 है, Which of the following would be the best measure of changes in the standard of living in an country? एक कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना है तो हमें उसकी पर कैपिटा इनकम देखना पड़ेगी कि लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो यहां पे सी ऑप्शन राइट है। एन एमपीसी ऑफ लेस देन 1 मीन, एमपीसी लेस देन 1 का मतलब क्या है? दैट एन इंक्रीज इन करंट डिस्पोजेबल इनकम, करंट डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने से वुड कॉज डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होंगे? तो राइज बाय लेस देन फुल इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम में जो राइज है
राइज बाई लेस देन फुल इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, यानी डिस्पोजेबल इनकम में जो इंक्रीज है वो कम होगा. फॉर मनी टू सर्व एज एन एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट मस्ट हैव ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि नीचे जो दिए गए हैं 4 आंसर्स वो मनी के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए सही है, लेकिन इन चारों में से कौन सा ज्यादा सूट करेगा. तो इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ये मनी की प्रॉपर्टी होती है. कन्वर्टिबिलिटी इनटू प्रीशियस मेटल्स, ये कि आप मनी से जितनी मर्जी प्रीशियस मेटल परचेज कर लें. हाई वैल्यू रिलेटिव टू इट्स वेट, वेट के मुकाबले में हाई वैल्यूज होती हैं, यानी पैसे के एक कागज का टुकड़ा होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. डिविजिबिलिटी होती है कि आप 1000 के नोट को 100 में भी कर सकते हैं. तो इनमें से ज्यादा कौन सी है? तो ज्यादा इनमें जो मुझे लग रही है वो ये है कन्वर्टिबिलिटी इनटू प्रीशियस मेटल, यानी मनी वो है कि जिससे आप जितनी मर्जी प्रीशियस मेटल परचेज कर लें. तो बी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. A bond that pays interest forever and never repays the principal is called, यानी जो परमानेंट होता है, यानी उसका इंटरेस्ट परमानेंटली मिलता ही रहता है, तो वो परपेचुटी होता है. ये ए ऑप्शन यहां पे राइट है. इफ गिवन द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स, यानी यूएसए और जापान है, दोनों को सेम इनपुट्स दे रहे हैं. यूएसए फार्मर प्रोड्यूस 2 टन्स ऑफ राइस पर एकड़, यूएस जो फार्मर है वो 2 टन 1 एकड़ से हासिल करता है. वाइल जैपनीज फार्मर प्रोड्यूस 1 टन ऑफ राइस पर एकड़, जैपनीज एक जो वो टन 1 एकड़ से लेता है. वी कैन बी सर्टन दैट, तो हम क्या कहेंगे, जो यूएस फार्मर है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है. तो इसमें यूनाइटेड स्टेट शुड एक्सपोर्ट राइस टू जापान. द यूनाइटेड स्टेट हैव अ कंपैरेटिव अगर दो चीजें होती तो फिर द यूनाइटेड स्टेट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. तो सी ऑप्शन यहां पे राइट है. द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज सेज दैट देयर आर गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड से गेन फ्रॉम ट्रेड हो सकता है. तो कब होगा, अगर एक मुल्क एक चीज में स्पेशलिस्ट हो जाए और दूसरा मुल्क दूसरी चीज में स्पेशलिस्ट हो जाए, और एक मुल्क उस चीज में स्पेशलिस्ट हो जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है. तो डी ऑप्शन देख लें. इफ कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन विच दे आर रिलेटिवली मोर एफिशिएंट, जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है उसमें ही वो प्रोडक्शन शुरू कर दें, स्पेशलाइजेशन गेन कर लें, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में गेन फ्रॉम ट्रेड करेंगी. लास्ट एमसीक्यूज है. द टर्म ऑफ ट्रेड आर मेजर्ड बाय, तो टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड. तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है. सिंपल ये डेफिनेशन है. थैंक्स. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोई और पास पेपर हम डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.